प्रिय छात्रों, सभी को नमस्ते। आपका हिंदी प्रज्ञा चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। इससे पहले हमने सर्वनाम की परिभाषा और उसका एक भेद हमने देख लिया था, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद दूसरा भेद इसका निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चित प्राणी, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। शॉर्ट में परिभाषा लिखी है मैंने, निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध हो। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और साथ में ही तीसरा हमने लिखा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम इनके अलग अलग विषय साथ में पढ़ेंगे दोनों को, ताकि इनके कंपैरिजन में हमें पता चल सके कि किसमें कौन सी चीजें आएंगी। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से अनिश्चित वस्तु का बोध हो। जिन सर्वनाम शब्दों से अनिश्चित वस्तु का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम में शब्दों का प्रयोग होता है यह, ये, इस, इसे, इसका, इसकी, इससे, इन्होंने। अर्थात ये इन शब्दों का प्रयोग होता है। और इसके अलावा होता है वह, वे, उन, उस। यह से शुरू, ये से शुरू होने वाले, इस से शुरू होने वाले, यह और ये से शुरू होने वाले और इस से शुरू होने वाले जो शब्द आएंगे वो नजदीक के लिए आएंगे। जब हम किसी वस्तु के बारे में बात करेंगे तो कोई हमारे पास कोई वस्तु होगी, नजदीक कोई वस्तु होगी, तो नजदीक के लिए किन किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है? यह, ये और वह, इससे बने शब्द, यह, ये और इससे बने शब्द जितने भी आएंगे वो सारे निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे और नजदीक की वस्तु के लिए प्रयोग होंगे। और दूर की वस्तु के लिए वह, वे, उन, उस, यानी कि वह से और उन शब्द से बने हुए, वह और उ से बने हुए जो शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में ही आएंगे, लेकिन दूर की वस्तु के लिए प्रयुक्त होंगे वो। ठीक है ना? जैसे कि यह व्यक्ति पढ़ रहा है, इस बालक ने पढ़ाई की। तो इसमें जैसे कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसमें जब संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम बनता है। नोट में ये चीज नोट कर ले, ध्यान रखें कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, हमने अभी सर्वनाम पहले पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसका तीसरा भेद अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ जब संज्ञा शब्द का भी प्रयोग हो जाता है तो क्या बनता है? निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ जब संज्ञा शब्दों का प्रयोग, जैसे कि देखो यह पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यह, अगर यहां से व्यक्ति हटा दे, यह पढ़ रहा है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसने पढ़ाई की तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और साथ में संज्ञा शब्द क्या है? व्यक्ति शब्द है, यहाँ पर संज्ञा शब्द, यहाँ बालक शब्द है, यह व्यक्ति पढ़ रहा है, तो क्या हो गया? ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और इस बालक ने पढ़ाई की, यहाँ भी संज्ञा शब्द का प्रयोग हो गया है, तो इसलिए यहाँ भी निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर यहाँ पर संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं हो तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ये इनकी विशेषता मैंने आपको बताई है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में ही जब संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाता है। अब दूसरा देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। जब जिन सर्वनाम शब्दों का से अनिश्चित वस्तु का बोध होता है तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, जैसे कोई शब्द, कोई सजीव के लिए प्रयुक्त होता है, कोई, किसी और कुछ। इसमें तीन शब्द आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, कोई, किसी और कुछ। अब कोई शब्द तो सजीव के लिए प्रयुक्त होगा और किसी और कुछ ये सजीव और निर्जीव दोनों के लिए प्रयुक्त होंगे। सजीव और निर्जीव दोनों के लिए क्या प्रयुक्त होगा? किसी और कुछ। तो जैसे कोई, किसी और कुछ अकेले आने पर तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। और जब इनके साथ संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है तो कोई, किसी और कुछ, जब इनके साथ संज्ञा शब्द का अकेले आने का मतलब संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं होता तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर से समझे ध्यान से, कोई, किसी, कुछ में उनसे सीधे ही जो वाक्य बन जाते हैं
तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और जब इनके साथ संज्ञा आती है तो ये अनिश्चयवाचक हो जाता है। जैसे कोई, किसी, कुछ में जब संज्ञा का प्रयोग होता है तो ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जब अकेले आते हैं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जब इनके साथ में संज्ञा शब्द का भी प्रयोग आता है तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई आ रहा है, अब इसमें संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं है, ये तो विशेषण हो गया, ये तो सर्वनाम शब्द होगा कोई, या किसी सर्वनाम शब्द है या कुछ सर्वनाम शब्द है। अब कोई आ रहा है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने पूछा, क्योंकि संज्ञा शब्द इनके साथ नहीं आ रहा, कुछ लाओ, यहाँ भी संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं है, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। और यहाँ पर कोई व्यक्ति आ रहा है, यहाँ पर व्यक्ति शब्द आ गया, कोई के साथ व्यक्ति शब्द आया। किसी व्यक्ति ने पूछा, यहाँ पर भी किसी शब्द के साथ संज्ञा शब्द का प्रयोग हो गया। वहां कुछ लोग है, कुछ के साथ संज्ञा शब्द का प्रयोग है। लोग संज्ञा शब्द है, व्यक्ति भी संज्ञा शब्द है, और यहाँ भी व्यक्ति है तो ये भी संज्ञा शब्द है। तो जब कोई, किसी और कुछ अकेले प्रयुक्त होते हैं, अर्थात इनके साथ संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं होता, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और कोई, किसी और कुछ के साथ जब संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ये इन दोनों में अंतर है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में। फिर तीसरा देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न करने का बोध हो या प्रश्न करने हेतु प्रयुक्त हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जैसे क्या, किसको, किसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब प्रश्नवाचक शब्द, अब ये इसमें नोट करने वाली बात ये है कि प्रश्नवाचक शब्द प्रश्न करने के लिए अगर प्रयुक्त होते हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अगर केवल क्वेश्चन किसी से किया जाए, प्रश्न किसी से किया जाए तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और किसी की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हो तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण जब किसी व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण बनता है। और जब किसी से प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, वहां से प्रश्नवाचक सर्वनाम बनता है। उदाहरण के तौर पर देखें आप, जैसे आप क्या कर रहे हैं, ये तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया क्योंकि क्वेश्चन पूछा है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पूछा है, यहाँ किसी व्यक्ति की विशेषता नहीं बताई है। वहां कितनी पुस्तकें हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब वह क्या बात है, किसी व्यक्ति को देख करके या उसकी कोई विशेषता को देख करके या उसने कोई बहुत अच्छा काम किया हो, यह देख करके अगर कहे तो वह क्या बात है, तो यानी किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं और ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा, छी कितनी बुरी बात है, ये भी किसी व्यक्ति की बुरी बात बताई गई ना, बुराई के लिए प्रयुक्त होया है, तो यहाँ पर भी प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो ये समझ गए होंगे आपके प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ केवल क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग होता है वह प्रश्नवाचक शब्द होता है। और जब किसी व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए क्या, किसको, किसे, कितनी, इनका प्रयोग होता है तो फिर वो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। एक बार फिर इसका दोहराते हैं, इसको दोहराने से याद होता है। दूसरा है, पहला हमने पढ़ लिया था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद इसका निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे निश्चित वस्तु का बोध हो, निश्चित प्राणी का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर कौन कौन से सर्वनाम शब्द नजदीक के लिए प्रयोग होते हैं, कौन से दूर के लिए प्रयोग होते हैं। नजदीक के लिए यह से बने और इससे बने, यह और इससे बने जो भी शब्द आएंगे वो नजदीक के लिए प्रयुक्त होंगे। जैसे कि यह व्यक्ति पढ़ रहा है, यह बालक पढ़ रहा है, इस बालक ने पढ़ाई की। और दूर के लिए वह, वे, उन, उस शब्द का प्रयोग दूर के लिए प्रयुक्त होता है। जो हमारे सामने व्यक्ति नहीं है, किसी दूसरे के बारे में बात की जा रही है, उसके लिए प्रयुक्त होता है। फिर इसकी विशेषता क्या है, कैसे देखें हम, कैसे भेद करें कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है, ये भेद हम कैसे करें। तो इसके लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम तो ये सारे शब्द हैं ही, इसके अलावा जब इसमें इनके साथ में संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ जब संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम बनते हैं। जैसे कि कहते यह पढ़ रहा है, यह पढ़ रहा है तो क्या होगा,
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यह पढ़ रहा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसने पढ़ाई की अनिश्चयवाचक सर्वनाम, लेकिन यहाँ पर संज्ञा शब्द आते ही यह व्यक्ति पढ़ रहा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस बालक ने पढ़ाई की तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये इसकी विशेषता है। दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिससे अनिश्चित वस्तु का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें सजीव के लिए कोई शब्द का प्रयोग होता है और किसी और कुछ शब्द का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। कोई, किसी, कुछ, ये अकेले आने पर, यानी कि जब इनके साथ संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं होता, अकेले का तात्पर्य जब इनके साथ संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं होता तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और कोई, किसी, कुछ के साथ जब संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है तो ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई आ रहा है तो इसमें संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं है तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी ने पूछा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ लाओ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई व्यक्ति आ रहा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यहाँ संज्ञा शब्द का प्रयोग हो गया। किसी व्यक्ति ने पूछा, ये भी अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। वहां कुछ लोग है, लोग से पहले, संज्ञा शब्द से पहले इसका प्रयोग है, कुछ का प्रयोग है, तो यहाँ भी अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। फिर अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न हेतु, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न करने का भाव हो, प्रश्न करने के लिए जो प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सॉरी, सार्वनामिक विशेषण में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किसको, किसे, इन शब्दों से प्रश्न बनते हैं। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में भी देखो क्या अंतर है कि प्रश्नवाचक शब्द प्रश्न करने के लिए जहां पर प्रयुक्त होते हैं वहीं ही सिर्फ प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, जहां पर केवल प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं तो इन्हें प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। प्रश्नवाचक शब्द जब किसी व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं तो उसे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और सीधे अगर केवल क्वेश्चन करने के लिए ही प्रयुक्त होते हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वहां कितनी पुस्तकें हैं, क्वेश्चन किया गया है इन दोनों में, तो इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ किसी व्यक्ति की विशेषता बताई गई है, किसी अच्छाई के बारे में, वाह क्या बात है, कोई अच्छा बड़ा काम किया है, इसलिए तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया है। छी कितनी बुरी बात है, किसी की बुराई बताने के लिए, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। इस प्रकार से सर्वनाम के आज हमने 3 भेद देखे हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप एक दो बार और देख ले, दोबारा से इस क्लास को लिखें और समझने का प्रयास करें। नहीं अगर समझ में आया तो फिर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं कुछ भी। इसके जो अगले 2 भेद और बचे हमने, हाँ 3, ये चौथा भेद था, तो 2 और बचे हैं। इससे पहले हम 4 भेद सर्वनाम के पढ़ चुके हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज इसका 5वां भेद देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या प्राणियों में संबंध प्रकट करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा, वे सर्वनाम शब्द जो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या प्राणियों में संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इनको देखने के लिए शब्द के अंत में का, रा, रे, री, का, के, की और नानी शब्दों का, जैसे कि संबंधवाचक तत्पुरुष संबंधवाचक कारक होता है, यानी कि जो दर्शाता है, तो इन कारक चिन्हों का प्रयोग भी यहाँ पर होता है। जैसे उदाहरण में मेरा घर, यहाँ पर ये मेरा तो सर्वनाम शब्द है लेकिन ये रा है, ये कारक चिन्ह का प्रयोग है, ठीक है ना। मेरा घर, जैसे कि मेरा घर, उसकी पुस्तक, यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या है, मेरा, उसकी, तो यहाँ की का प्रयोग हो गया, यहाँ पर रा का प्रयोग हो गया। तो इसी तरह से जो आया है सो जाएगा, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम। मेरा घर यानी कि घर से संबंध बताया है, संज्ञा का संबंध घर से। उसकी पुस्तक, तो पुस्तक का संबंध किसी व्यक्ति से बताया है। इसी प्रकार से जो आया है सो जाएगा, तो जो और सो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये भी
सर्वनाम संबंध है और आपस में संबंध दर्शा रहे हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इनको देखो, मूल रूप से बात क्या है कि इनके नोट के रूप में या विशेष जो बात याद रखने योग्य है वो है, जब सर्वनाम का रूप बदल जाता है तो उसे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब सर्वनाम शब्द है वो अपने मूल रूप में प्रकट नहीं होते तो क्या है कि वो सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे यह वही लड़का था जो घर आया था, यहाँ पर वह का वही हो गया। यह वही लड़का था जो घर आया था, यह वही कार है जो मैंने कल खरीदी थी। तो इस प्रकार से जब सर्वनाम शब्द यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम है, जब वे अपना रूप बदल लेते हैं तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं, और जब अपने मूल रूप में आते हैं तो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ ये चारों ही उदाहरण में मूल रूप से आए हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है, और यहाँ पर सर्वनाम ने अपना रूप बदल लिया, वही शब्द हो गया, तो यह क्या हो गया, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। अब अगला देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, यानी कि कोई वक्ता स्वयं अपना काम कर रहा हो, खुद अपना काम कर रहा हो, जहां पर आप, खुद, स्वयं या स्वतः शब्द का प्रयोग होता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आप, खुद, स्वयं या स्वतः जब जुड़ जाते हैं तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जब आप, खुद, स्वयं या स्वतः जुड़ जाता है तो क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं आप ही पढ़ लूंगा, यानी कि कर्ता खुद ही काम कर रहा है अपना, और जहां पर व्यक्ति अपना खुद स्वयं काम कर ले, मैं अपना पत्र स्वयं लिख लूंगा, मैं अपना खाना स्वयं बना लूंगा, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। और आप जाइए, यहाँ तो और तुम में प्रयोग होता था, है ना, कि आप का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है, तू का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आप जाइए, यहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, आप जाइए, क्योंकि यहाँ कर्ता खुद काम नहीं कर रहा। जहां पर कर्ता के खुद काम करने का भाव स्पष्ट होता है वहां निजवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन जहां कर्ता खुद काम नहीं कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है या किसी और प्रकार का वाक्य है, तो वहां पर अब यहाँ इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मैं स्वयं आ जाऊंगा, यहाँ तो कर्ता खुद काम कर रहा है, वो अपने लिए कह रहा है कि मैं स्वयं आ जाऊंगा, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम आएगा। मोटे तौर पर हमें ये बात समझनी है कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जहां व्यक्ति स्वयं अपने लिए उसे प्रयोग करता है, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मैं स्वयं अपना खाना बना लूंगा, या मैं अपना पत्र स्वयं लिख दूंगा, इस प्रकार के जब वाक्य जहां कर्ता के काम करने का भाव हो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। और संबंधवाचक सर्वनाम जहां दो वस्तुओं में या जो दो व्यक्तियों में या दो प्राणियों में आपस में संबंध दर्शाया जाता है तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। एक बार फिर देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम को। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं या प्राणियों में संबंध प्रकट करते हैं तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें इन सर्वनाम शब्दों के अंत में रारेरी या काके की या नानेनी शब्दों का प्रयोग होता है। सर्वनाम शब्दों के अंत में, जैसे मेरा, तो यहाँ पर रा शब्द का प्रयोग है, उसकी यहाँ पर की शब्द का प्रयोग है। लेकिन सर्वनाम शब्द कौन से हैं? मेरा, उसकी, जैसी, वैसी, जो, सो। तो जो आया है सो जाएगा, मेरा घर, उसकी पुस्तक, जैसी करनी वैसी भरनी, आपस में संबंध दर्शाया गया है दो चीजों का, तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जब सर्वनाम का रूप बदल जाए तो वह संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होता बल्कि संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे यह वही लड़का था जो घर आया था, तो ये मैंने बता दिया इसका कि ये वह का वही हो गया, यानी कि सर्वनाम का रूप बदल गया है, तो इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है बल्कि संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। और इसी प्रकार से निजवाचक हमने देख लिया कि जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता
स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है। जिन सर्वनाम शब्दों को व्यक्ता अपने लिए, खुद के लिए, स्वतः के लिए प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें आप, खुद, स्व और स्वतः शब्दों का प्रयोग होता है। और इसकी पहचान क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ आप, खुद, स्व, स्वतः जुड़ता है तो क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं आप ही पढ़ लूंगा, मैं स्वयं आ जाऊंगा, मैं स्वयं अपना पत्र लिख लूंगा, मैं स्वयं कुर्सी उठा लूंगा। इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो सर्वनाम के अंतर्गत, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। इस तरह से आज हमारा पद भेद के अंतर्गत पहला हमने टॉपिक देखा था संज्ञा, और दूसरा सर्वनाम कंप्लीट होता है। कल से फिर हम इसका विशेषण, जो तीसरा रूप है, जो रूप परिवर्तन के आधार पर मैंने आपको भेद बताए थे, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम हो गया। फिर कल हम पढ़ेंगे विशेषण, विशेषण के भेद, और इसके बाद बाकी है हमारा क्रिया। विकारी रूप में 2 चीजें और बाकी है, ये हम कल पढ़ेंगे। सभी को धन्यवाद।